बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 9th क्लास आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टडी करने जा रहे हैं वो वायरसेस का स्टेटस है। वायरसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और जो यानी साइंटिफिक नेम देने का जो तरीकाकार है लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेस का स्टेटस है। वायरस होते क्या चीज़ है? वायरस बेटा टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला, मैंने बोला टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स और ए सेलुलर है जिनमें सेल नहीं है। दैट काज डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बीमारियां पैदा करते हैं उनको आप वायरसेस का नाम देते हैं। टिनी है और इसके बाद ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्शंस काज करवाते हैं। ए सेलुलर है, सेल पे मुश्तमिल नहीं है और डिजीजेस काज करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। याद रखें इनको। अगर स्टेटस की बात करें, चूँकि हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस या वाई वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड इन 5 किंगडम, वाई दे आर कंसीडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये इन सब चीज़ों का आंसर, इनका स्टेटस है, इनका मुकाम है। इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन केस पे रखते हैं कि ना ही जी ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है, उनके दरमियान लटक रहे हैं। उसकी वजह है 5 किंगडम्स में इनको इस वजह से इंक्लूड नहीं करते कि इनके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर, नॉन इलास्टिक नेचर। व्हेन आइसोलेटेड, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे, अपनी कोई भी इलास्टिसिटी शो नहीं करेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है कि वो अपने इन्वायरमेंट के हवाले से अडॉप्टेशंस ले आते हैं, चेंजेस ले आते हैं, कोई ना कोई तब्दीलियाँ उनमें मुवाफ़क़तें पैदा होती हैं। तो इनमें वो यानी इसका मतलब है इलास्टिक होते हैं, नेचर उनकी तब्दील होती रहती है। तो इनमें बिल्कुल ऐसी नहीं होगी जब तक ये आइसोलेटेड होंगे। नॉट पोजेस सेल, सेल इनमें नहीं है, मतलब कि नॉन सेलुलर, ए सेलुलर है। और आपने पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस ही सेल है, जिस चीज़ में सेल नहीं वो लिविंग नहीं हो सकती। और नो मेटाबॉलिक मशीनरी, इनकी अपनी कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, खुद कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते। और इनकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी इस वजह से हम लिविंग और नॉन लिविंग में रखते हैं ना, कि एक तो इनमें डीएनए और आरएनए या प्रोटीन्स वगैरह वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, होस्ट में अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, जो मैंने टीनी बोला है, वायरसेस जो हैं ये बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटे हैं। फिल्टरेबल बोला जाता है इन वायरसेस को अक्सर को, यानी कि ये ऐसे वायरसेस हैं, ऐसे यानी कि ये पार्टिकल्स हैं जो बैक्टीरिया की निस्बत 1000 गुना छोटे हैं, जो बैक्टीरिया जिन पोर्स में से फंस जाते हैं, मतलब उनको फिल्टर कर लिया जाता है, ये उनमें से भी गुजर जाते हैं। बहुत छोटे यानी कि इनकी नेचर है। और इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं जी प्रायोन्स और वायराइड्स का। आपको वहाँ पे जस्ट सिंपल एक ही फ़र्क बताया हुआ है, वो ये कि प्रायोन्स में प्रोटीन्स होती हैं, इनमें आरएनए होता है। थोड़ा सा और डिफरेंस याद रख लें। प्रायोन्स लीस्ट अंडरस्टूड टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, यानी कि 20वीं सदी में जिनको सबसे कम जिनका पता है पार्टिकल्स का, वो प्रायोन्स हैं। और जो वायराइड्स हैं ये स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, मगर ये कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रायोन्स की निस्बत, लेकिन वायरस से कम कॉम्प्लेक्स और छोटे होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, आरएनए नहीं होता। इनमें आरएनए तो होता है, सर्कुलर आरएनए यानी कि गोल है, मगर उनमें प्रोटीन्स इनमें मौजूद नहीं होती। ये डिफरेंस आ गया। देन कुछ इनकी अगर एग्जांपल में लें तो जो प्रायोन्स हैं ये डीजेनरेटिव, नर्वस सिस्टम को डीजेनरेट करने वाली बीमारियां करवाते हैं। मैड काउ इन्फेक्शंस और मिस्टीरियस यानी पुरस्कार ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, वो प्रायोन्स की वजह से होती हैं। और यानी कि मेमोरी लॉस या नर्वस सिस्टम को ख़राब करने के हवाले से इनका काम होता है। और वायराइड जो है मोस्टली इनकी जो डिजीज़ हैं वो प्लांट्स में हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं मोस्टली। और कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि हेपेटाइटिस जो डी है, मुख्तलिफ हेपेटाइटिस हैं, A B C D E भी है, तो डी का एक डेल्टा वायरस बोला जाता है कि वो शायद जो है वो वायराइड हो, क्योंकि वो लीस्ट अंडरस्टूड है। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमने वायरसेस के बारे में देख लिया। फिर हमारे पास आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहले तो इसका जो नाम है, वर्ड है, इसी को समझने की कोशिश करें। बाई का मीन नेम है और नोमियल नेम से लिया हुआ है, नोमेनक्लेचर नाम देने का जो तरीकाकार है। अच्छा जी, ये डेफिनेशन करें तो इट इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो तरीकाकार है उसको आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये प्रपोज किया था, पेश किया था कार्लस लीनियस ने फर्स्ट ऑफ ऑल।
MCQs में भी याद रखिएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि कार्लस लीनियस इतना क्यों मशहूर है, तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है 2 नामों पे मुश्तमिल होता है। ये नाम एक स्पेसिफिक नेम होता है जो कि स्पीशीज़ पे मुश्तमिल है, यानी जो स्पीशीज़ का नेम होता है, और एक होता है जेनरिक नेम। जनरल या जेनरिक नेम इसको बोला जाता है। जेनरिक लिखें इसको जी, यानी कि आप ये बोलेंगे जीनस पे मुश्तमिल है। जो आपने टैक्सा पढ़े हैं ना बेटा मुख्तलिफ, जिसमें स्पीशीज और जीनस भी हैं, तो ये 2 नाम है। पहला नाम जेनरिक होता है और दूसरा जो नाम है वो स्पेसिफिक होता है। ये बात अपनी माइंड में रखनी है। अब इसके ना रूल्स हैं कुछ कि साइंटिफिक नेम लिखना है। मैं अगेन यहाँ पे आपको बता दूँ, एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाना है। अब किसी किस्म की गलती साइंटिफिक नेम को लिखते हुए नहीं होनी चाहिए। बच्चे BSc कर लेते हैं बॉटनी ज़ूलॉजी में, या FSc कर लेते हैं, उनको साइंटिफिक नेम लिखने का नहीं पता होता कि कहीं भी आ जाए उसको किस तरह से हमने लिखना है। पहला असूल ये है कि जब भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा, प्रिंट सिर्फ कंप्यूटर करता है, आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो प्रिंटेड फॉर्म में जब होता है तो आप उसको इटैलिक्स में लिखोगे, टेढ़ा लिखोगे, या उसको बोल्ड करके मोटा करके लिख दिया जाता है। वो कंप्यूटर ही कर सकता है। हम अपने पास से उसको टेढ़ा कर दें, इधर लिख दें, ऐसे लिख दें, उसको हम इटैलिक्स नहीं कहते, पहली बात। और जब हैंड रिटन हो, जब हाथ से लिखें, तो अंडरलाइन करें, अलग अलग अंडरलाइन करना है, दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन नहीं कर देना, अलग अलग दोनों नामों को अंडरलाइन करना है जब अपने हाथ से लिखना है। ये पहला असूल होगा। दूसरे नंबर पे जो स्पेसिफिक नेम है, सॉरी बेटा यहाँ से ये स्पेसिफिक की बजाय जी जो फर्स्ट नेम है वो जेनरिक है और दूसरा स्पेसिफिक है। जो जेनरिक नेम है वो ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होगा, पहले यानी उसका पहला हर्फ हमेशा, जो पहला लेटर होना है वो कैपिटल लिखने हैं, जो जेनरिक नेम होगा पहला। और दूसरा जो स्पेसिफिक नेम है, चाहे वो कोई पॉपुलर यानी सॉरी प्रॉपर नाउन हो, मसलन मिसाल के तौर पे किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया, प्रॉपर नाउन है, तो भी आप उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसके सारे के सारे लेटर जो हैं वो स्मॉल लिखे जाएंगे। और इसकी एग्जांपल भी आपको यहाँ पे अगर बता दिए, देखें होमो, ये जेनरिक जीनस है होमो, तो मैंने उसका H कैपिटल किया। सैपियंस जो है मैंने उसका S स्मॉल लिखा, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद जब पहली मरतबा नाम लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम को फुल लिखा जाता है, दूसरी मरतबा अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आ जाए तो आप उसको एब्रीवेट कर सकते हैं। या अगर एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीशीज़ की बात हो रही है, मैंने आपको बोला हुआ बताया हुआ कि जेनरा जो है एक, वो बहुत सारी स्पीशीज़ का ग्रुप है, तो अगर एक ही जीनस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ की बात हो रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, तो आप उनको एब्रीवेट कर सकते हैं। लेकिन एब्रीवेट कैसे करेंगे? सिर्फ जो जेनरा वाला वर्ड है, जेनरिक नेम है, वो एब्रीवेट होगा, उसका सिर्फ पहला लेटर लिख लिया जाएगा और दरमियान में हम एक डॉट डालेंगे और स्पीशीज़ का नाम पूरा लिखा जाएगा। प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा है, ये सेकंड चैप्टर में, प्लाज्मोडियम की 5 बेसिक स्पीशीज़ हैं, 4 उसकी मोस्ट कॉमन है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मैंने पूरा लिखा, दूसरी मरतबा लिखा तो पीच मैंने यानी एक ही कैपिटलाइज कर दिया, P एक लिख दिया, नीचे लाइन फिर भी लगाई है डॉट, और ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मिलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो मैंने स्पीशीज़ का नाम पूरा लिखा है, लेकिन जो जेनरिक नेम है जब दूसरी मरतबा लिखा गया तो मैंने उसको एब्रीवेट कर दिया, इसका मुखफ़फ़ बना दिया। ये रूल्स हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेम्स, इनकी अहमियत क्या है। इनकी बेसिक बात याद रखनी है। कॉमन नेम्स को समझने में, कॉमन नेम्स के लिए हमारे लिए कॉमन नेम्स जो थे वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। कॉमन नेम्स की मुख्तलिफ कन्फ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट कॉमन नेम्स, एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ रीजन्स में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे कि अनियन है, अनियन को प्याज भी हम कहते हैं, गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, लेकिन इसका एक ही पूरी दुनिया में नाम है, एलियम सीपा। पूरी दुनिया में अनियन का एक ही नाम है, एलियम सीपा। फिर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सेम ही नेम है, तो वो तो फिर और कन्फ्यूजन है। क्रो और रेवन 2 परिंदे हैं जिनका नाम ब्लैक बर्ड, दोनों का रंग काला है तो उसकी बुनियाद पर उनको ब्लैक बर्ड कह देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। फिर जो कॉमन नेम्स हैं इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। मसलन फिश किसी ऐसे जानवर को बोला जाता है जिसके फिन्स होते हैं, जो परनुमा साख्तें जो होती हैं किसी भी फिश के ऊपर, गिल्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेते हैं, और वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिखे हैं जैसे स्टार फिश, क्रे फिश, जेली फिश,
ये इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, तो ये तो फिश ही नहीं है। इस बुनियाद पे हम फिर उनको कॉमन नाम की बुनियाद की बजाय साइंटिफिक नेम देते हैं। पूरी दुनिया में अगर कभी कम्युनिकेट करना पड़ जाए, किसी को कोई नाम सर्च करना पड़े किसी ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, तो वही नाम वो इंटर करेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपकी बुक में जी 4-5 जो साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, जैसे पीछे फ्रॉक का था, राना टिग्रीना, और जो सरसों के पौधे का था मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, या स्टार फिश का एस्टीरियस रूबिन्स है। उसके अलावा जो क्रो है उसको करवस स्प्लेंडेंस वगैरह, ये सारे नाम बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। और एक वो एक माउंटेन बूनी ट्री है, उसमें बोहेनिया वेरिगेटा उसका नाम है, वो याद रखिएगा वो अच्छी तरह से। ये तमाम जो चीज़ें, उनके स्पेल्स, उनके रूल्स के मुताबिक तमाम चीज़ें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और सीधा 2 नंबर होते हैं, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।